तो बेटा आज का टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे थे एंड इट इज रिलेटेड टू फॉसिल्स। तो आज फॉसिल्स बताऊंगा। इसके पहले आपको बता चुका हूं मैं, डिस्कशन हो चुका है हम लोगों का, और वो डिस्कशन था कनेक्टिंग लिंक्स को लेकर के। आज हम लोग बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक कर रहे हैं, फॉसिल्स पे बात करेंगे। तो देखिए, जो मैं पहले बता रहा हूं आपको कि डायरेक्ट जो एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस जो आता है हम लोगों को, वो कहाँ से आता है? डायरेक्ट एविडेंस फॉसिल से आता है। पैलिएंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल है, बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएंटोलॉजी पैलियोबॉटनी, इट इज इन लखनऊ। लखनऊ में इंस्टीट्यूट होगा। और जो स्टडी फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी है, मॉडर्न फादर, इज क्यूवियर। तो क्यूवियर जो है वो कैटेट्रॉफिक थ्योरी भी उन्होंने दिया था, एज वेल एज इनको फादर ऑफ, एक मिनट, कुछ लोग और आगे, इनको एडमिट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये फादर जो हैं मॉडर्न पैलेंटोलॉजी के हैं, क्यूवियर। अब बात आती है क्लासिकल पैलेंटोलॉजी, तो बड़ा एक मास्टरमाइंड पर्सन हुए, और उनका जो नाम है वो है लियोनार्डो डा विंसी। तो विंसी क्लासिकल पैलेंटोलॉजी के फादर हैं। सबसे पहले वो फॉसिल्स वगैरह की स्टडी जो है उन्होंने पूरी देखी और उन्होंने शुरू किया सारा काम। ओके, तो ये पूरा डिटेल था। अच्छा बेटा, पहले जो लोग आ गए हैं वो थोड़ा मुझे अटेंडेंस का मैं देख लूं। खुशी है, खुशी है यहाँ पे, और निखिल अटेंडेड है। निखिल आ गए, यशिका, और कौन कौन है? हरमन, यशिका, शरण, खुशी, हर्षित। ओके, निखिल नहीं है, ठीक है। यही लोग है ना, यही लोग हैं। चलिए ठीक है, हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं आगे। तो बात मैं कर रहा था फॉसिल्स की। देखो, फॉसिल्स जो हैं वो डायरेक्ट एविडेंस देते हैं, और कोई ऐसा दूसरा केस नहीं था जो अभी तक हमने पढ़ा जो डायरेक्ट एविडेंस दे। हालांकि कनेक्टिंग लिंक्स भी हैं जो डायरेक्ट आपको बताते हैं, और लेकिन डायरेक्ट एविडेंस की बात की, एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट, ये आपको फॉसिल्स बताएंगे। फॉसिल्स में आपको बॉटनी के हैं तो पैलियोबॉटनी में आएंगे, जोलॉजी के हैं तो पैलियोजोलॉजी में आएंगे। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी मैं बता चुका हूं, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। अभी मैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पे बात करूंगा एंड हाउ यू कैन डिस्कस और रिकवर, ये पूरा किस तरह से होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। जो डायग्राम है उससे रिलेटेड ये मैं देख लेता हूं कहां पे है, ये रहा, ठीक है। तो एक ना मैंने आपके लिए ये निकाल के रखा है चार्ट जो है इसमें फॉसिल्स का। तो मैं वैसे आपको बताऊं, नोट कर लीजिए, जो मैं अपने तरीके से आपको डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले आपके जो है वो होते हैं प्रिंट्स, प्रिंट्स एंड मोल्ड्स, ठीक है। तो एक तो होते हैं प्रिंट एंड मोल्ड, प्रिंट एंड मोल्ड होंगे। देन इसके बाद पेट्रीफाइड फॉसिल्स होंगे, पेट्रीफाइड फॉसिल्स होंगे, और देयर आर परमानेंट फॉसिल्स, और यू कैन से इनको पेट्रीफाइड कहेंगे, ठीक है। एक और जो फॉसिल्स हैं, एक और जो फॉसिल्स हैं आपको मिलेंगे अनअल्टर्ड फॉसिल्स, ठीक है। मैं टाइप कर रहा हूं, जो अपनी तरफ से मैं क्लास में आपको बताता हूं। हालांकि मुझे ये थोड़ा मिल गया था तो मैंने आपके लिए शेयर कर दिया है, वो डायग्राम की वजह से मैंने इसको ले लिया है। बट मैं आपको बता दूं कौन कौन से। सबसे पहले है प्रिंट एंड मोल्ड्स, ठीक है। प्रिंट एंड मोल्ड्स होते हैं, प्रिंट एंड मोल्ड्स हैं। देन नोट कर लीजिएगा, एक और फॉसिल्स होते हैं अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड। नाम से क्लियर है बेटा, अनअल्टर्ड का क्या मतलब है कि देयर आर नॉट रिप्लेस्ड, वो बिल्कुल एक जैसे जैसे थे वैसे ही प्रिजर्व होंगे, ठीक है। वी विल गो फॉर द एग्जांपल्स। अनअल्टर्ड के बाद है एक पेट्रीफाइड, PATRIFIED,
FIED, पेट्रीफाइड, ठीक है। और एक होता है यहाँ पे कॉप्रोलाइट, कॉप्रोलाइट COPROLITE, कॉप्रोलाइट, ठीक है। कॉप्रोलाइट्स भी हैं, ठीक है। तो देर आर प्रिंट्स, अनअल्टर्ड, पेट्रीफाइड्स एंड कॉप्रोलाइट्स, दीज आर सम कैटेगरीज ऑफ फॉसिल्स। तो ये क्या क्या है दैट वी मस्ट डिस्कस, एंड कैसे इसका एज निकालते हैं, ठीक है, वो भी बात कर लेते हैं इसमें। देखो बेटे, प्रिंट या मोल्ड का मतलब है, यहाँ पे ना मैं आपको एक डायग्राम ये वाला शो कर रहा हूँ, यहाँ पे है, और लेट अस सी दिस डायग्राम। ये जो पहले वाला है, ठीक है, ये ट्रेस फॉसिल इसको कहा गया है इस पर्टिकुलर डायग्राम में, और हमने लिखा प्रिंट। तो प्रिंट मतलब यहाँ पे फुटप्रिंट आपको दिख रहा है, ठीक है, दीज आर फुटप्रिंट्स। बट यहाँ आप देख सकते हो कि देयर इज नो एनिमल प्रिजर्व्ड, कोई एनिमल प्रिजर्व तो नहीं है, लेकिन आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन एनिमल इसके ऊपर चल के गया, किसके पैर के निशान है। तो दिस इज अ प्रिंट बेसिकली। लीफ प्रिंट भी कई बार होते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं मड के ऊपर तो उनके प्रिंट्स वहां पे जम जाते हैं, तो लीफ प्रिंट्स आर द एग्जांपल्स, वो भी होते हैं। और आप देखो बेटा एक और चीज, कोई और इस तरह की सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स जो वहां पे गिर गई हैं, उनके निशान छप गए, तो दे ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिंट, जिसको हमने प्रिंट कहा है। तो यहाँ पे इनको ट्रेस फॉसिल्स भी कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑथर, वो अपने हिसाब से भी कई बार रहता है। तो प्रिंट और ट्रेस फॉसिल्स आर जिनमें देयर इज नो बॉडी प्रिजर्व्ड, नो बॉडी प्रिजर्व्ड, तो इसमें कोई बॉडी प्रिजर्व नहीं होगी, याद रखिएगा। इसके बाद बात आती है मोल्ड्स की। तो यहां मैं मोल्ड्स लिखा था, जो ये मोल्ड है, मोल्ड क्या है, तो मोल्ड या कास्ट जिनको कह सकते हो, है ना, सांचे क्या होते हैं। असल में आप सोचो कि कोई आपके पास बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपने मड भर दिया है, सीमेंट भर दिया, अब आपने उसको सुखा दिया है। सुखाने के बाद आप देखोगे कि जो बॉक्स की शेप का सीमेंट या मड का बना हुआ बॉक्स आपको मिल जा रहा है, आप बॉक्स को हटा लेंगे तो अंदर आपको ब्रिक जो है वो तैयार मिल जाएगी। तो एक्चुअली आप उस बाद में उस ब्रिक को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसका जो रियल में जिसके साथ ये ब्रिक बना है वो मोल्ड, वो जो मोल्ड है वो किस तरीके का, वो किस तरह का स्ट्रक्चर रहा होगा। तो ये जो मोल्ड है, मोल्ड ऑल्सो डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिपोजिशन। तो कई बार एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन यही आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट हैव एनिमल या प्लांट रिमेन और ऑर्गेनिज्मिक रिमेन। तो आपको प्रिंट एंड मोल्ड जो है दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ रिमेन, ठीक है। इसके बाद मोल्ड से मिलता जुलता एक और है रिप्लेसमेंट, जो मैंने लिखा नहीं है बट वो मोल्ड में ही मैं इसको पढ़ाता हूँ, मोल्ड, कास्ट या रिप्लेसमेंट में। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक बॉडी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शेल हुआ, शेल के अंदर मिनरल्स जो है वो डिपॉजिट हो गए, and those minerals get deposited in such a way when outer shell is removed the body will appear like कि भी एक ओरिजिनल बॉडी जैसा आपको लगेगा। ओके, तो ये जो है ना रिप्लेसमेंट हुआ, मोल्ड हुआ या कास्ट हुआ, these all are the things वो एक जैसी आपको दिखाई दे रही है, but there is no body remain in these cases। तीसरा केस जो यहाँ पे पेट्रीफाइड, ठीक है, जो पेट्रीफाइड मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, या पर मिनरलाइज टाइप का जो है, ये क्या होगा, पेट्रीफाइड क्या होगा, जैसे ज्यादातर जो फॉसल हमें रियल टाइम टाइप के दिखाई देते हैं, रियल स्केलेटन टाइप दिखाई देते हैं, वो फॉसल्स पेट्रीफाइड है। एग्जैक्टली कैसे पेट्रीफाइड है कि उनकी जो बॉडी है, उनके जो स्केलेटन है, वो स्केलेटन प्रिजर्व्ड है। एग्जैक्टली कोई डेड बॉडी पड़ी रह गई है, उसके ऊपर मड गिर गया, उसके ऊपर डिपोजिशन हो गई, एंड डिपोजिशन के बाद जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं दोज गॉट मीन उसका डिकम्पोजिशन हो गया। देन बचा क्या वहां पे, बचा वहां पे बोन्स बच गए। बोन्स के अंदर धीरे धीरे मिनरल सेट हो जाते हैं, या कई बार वुड होती है, लकड़ होती है, जैसे यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, ये वुड लॉग का एग्जाम्पल है। और ये लॉग कैसा है, ये लॉग हमारे पास जो है वो मिनरलाइज्ड लॉग है, इसमें मिनरल डिपॉजिट हो गए। मिनरल्स जैसे डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये चीज हार्ड स्ट्रक्चर हमें एज इट इज मिल जाती है, एंड वी से कि भाई ये तो बिल्कुल असली जैसा है, जैसे उस वक्त
जो बोन रही होगी या उस वक्त जो है लॉग या लकड़ जिस शेप में रहा होगा वो शेप हमें मिल रहा है, तो दिस इज पेट्रिफाइड। तो व्हाट यू मीन थिंक कि भी इस वाले में एनिमल या प्लांट प्रिजर्व है कि नहीं है? डेफिनेटली इस वाले में प्लांट प्रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट प्रिजर्व्ड होते हैं और या एनिमल प्रिजर्व्ड होते हैं, तो ये पेट्रिफाइड फॉसल हुआ। हार्ड पार्ट, बेसिकली हार्ड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर प्रिजर्व्ड, जैसे टूथ हो गया, बोन हो गया, तो दीज आर प्रिजर्व्ड इन दिस केस। ओके, तो पेट्रिफाइड हो गया। इसके बाद एक और केस है, दिस इज एम्बर। एम्बर क्या है? एम्बर वाला केस जो है, जैसे आपने जुरासिक पार्क फर्स्ट फिल्म देखी हो अगर, जो 1990s में आई थी, सबसे पहले ये फिल्म आई थी जुरासिक पार्क, तो वहां पे एक आइडिया था कि दे टुक द डीएनए ऑफ मॉस्किटो फ्रॉम द बॉडी प्रिजर्व्ड इन एम्बर। मतलब जो प्लांट होता है उसके ऊपर की रेजिन जो है कई बार निकलते रहती है, उसमें गोंद जिसको बोलते हैं, तो जो प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट बैठा, उसके ऊपर वो ड्रॉप गिर गया और इंसेक्ट उसके अंदर हो गया प्रिजर्व। तो आइडिया इन दैट मूवी वाज कि साइंटिस्ट जो है वो एक मॉस्किटो की बॉडी से ब्लड निकालते हैं, सैंपल, दैट ब्लड जो उस वक्त उन्होंने उस किसी डायनासोर से लिया होगा, उस ब्लड के अंदर से डीएनए रिकवर किया जाता है डायनासोर का, और डायनासोर का जो रिकवर्ड डीएनए है जिसमें थोड़े बहुत मिस्टेक्स थे, उनको फ्रॉग के डीएनए से रिपेयर कर देते, एंड देन दे फॉर्म्ड न्यू डायनासोर्स, जो उस फिल्म में उनके ओरिजिन का, री ओरिजिन का जो है वो केस दिखाया गया था। तो यहां मैं जस्ट इस बात को हमेशा याद करता हूं कि वो जो फॉसिल था वो एम्बर टाइप ऑफ फॉसिल था। एक्चुअली इट वाज अनअल्टर्ड फॉसिल, जिसको मैंने लिखा अनअल्टर्ड फॉसिल, ठीक है। पेट्रिफाइड वी हैव डिस्कस्ड, अनअल्टर्ड की बात करो तो यहाँ एम्बर है, और दूसरा जो ममीफिकेशन है, ममीज जो बनती है, ममीज भी हमारे हिसाब से अनअल्टर्ड फॉसिल बोल रहे हैं। इसके अलावा फ्रीज हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि केस यहाँ जो डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये आपको वुली मैमथ का केस है। जो वुली मैमथ था ये प्रिजर्व हो गया, ठीक है। जो वुली मैमथ है ये कैसे हो गया? प्रिजर्व हो गया। क्यों प्रिजर्व हो गया? क्योंकि ये जो है आइस एज उस वक्त में था, ये एनिमल्स बड़े लार्ज लेवल पे इनकी किलिंग हो गई। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, मैं शेयर कर रहा हूं अभी। तो ये एनिमल्स किल हो गए, एलिफेंट जितने बड़े एनिमल्स थे, और ह्यूमंस भी उस वक्त में थे, 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कारण क्या है एक्सटिंक्शन का? तो थ्योरीज हैं। साइबेरिया में ये एनिमल होता था, भारी भरकम शरीर था इसका, तो कहा यह जाता है, एक थ्योरी है कि भाई ये जो साइबेरिया में क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में जो लेक्स हैं वो जम जाती है, और कहीं भी जो है वो जब लेक्स जम जाती हैं और जब ये हैवी एनिमल उसके ऊपर से क्रॉस करते हैं, तो कभी कभी वो जो आइस है वो क्रैक कर जाती रही थी, और आइस के क्रैक करने से ये एनिमल उसमें ट्रैप होते चले गए, ठीक है। इस तरह धीरे धीरे करके इनका नंबर जो है वो खत्म हो गया, कम हो गया। दिस इज वन ऑफ थ्योरी। दूसरी थ्योरी थी कि ओवर हंटिंग बाय द ह्यूमंस ऑफ दैट टाइम, क्योंकि वहां पे एक बड़ा शिकार जो है अवेलेबल था, जो वुली मैमथ, और वुली मैमथ का बड़ा, चूंकि एनिमल इतना बड़ा है तो दे कुड सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो ह्यूमंस थे उस टाइम पे, ठंड थी तो जो फ्लैश है वो खराब नहीं हो रहा है, और लंबे समय तक उसको बचा के रखा जा सकता है क्योंकि आइस एज था उस टाइम पे। तो इस वजह से ये एनिमल्स जो है वो खत्म हो गए। तो पता नहीं ये दोनों थ्योरीज कितने हद तक सही हैं, क्या कोई और तीसरी थ्योरी भी हो सकती है, वो तो अभी रिसर्च की बात है। बट ये है कि कॉज जो इसका है फिनिश होने का, वो ये दो कॉजेस जो है वो रिसेंट में साइंटिस्ट ने दिए। अब बात आती है कि ये जो फॉसिल्स हैं ये आइस के अंदर किस हद तक प्रिजर्व्ड है। तो आप ये मान लीजिए एज इट इज बॉडी प्रिजर्व हो जाती है। कभी कभी आप देखते हो कि जो माउंटेन्स पे लोग जो है हिमालयाज पे जाते हैं, कहीं भी एल्प्स माउंटेन में जाते हैं, तो देयर इज हैवी स्नो, और कभी कभी एवेलांच का सामना करना पड़ता है। जो एवेलेंच होते हैं वो होते हैं बर्फानी तूफान जो है जिनको कहा जाएगा। तो आइस के अंदर ये लोग, उनका डेथ हो जाती है दब के कई बार। तो जो बॉडीज हैं दे आर प्रिजर्व्ड देयर,
हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाती हैं। कभी कभी अभी भी बहुत पुराने पुराने कभी कभी बर्फ पिघलती है या वेलांग आते हैं तो उसमें जो पुरानी प्रिजर्व्ड बॉडी है हिमालय के ऊपर वो नीचे आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो इस सीरीज में कई हमारे पुराने जो 1960s के जो बॉडीज हैं, जो वहां पे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी बॉडी भी मिली हैं, पुरानी बॉडीज। ठीक है, कई बार बहुत पुराने जो माउंटेन पे गए हुए लोग हैं उन लोगों की बॉडीज भी जो है वहां पे प्रिजर्व हो जाती है, ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का ममीफिकेशन कह सकते हो या फ्रीजिंग कह सकते हो ये हुई। और ये जो फ्रीजिंग है या ममीफिकेशन है ये भी फॉसल्स की कैटेगरी में आएगा। कभी जयपुर जाएंगे तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, वहां पे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में डेड बॉडी रखी हुई है, ममी रखी हुई है वहां पे, कई सौ साल पुरानी ममी है। तो वो एक्चुअली एक तरह का फॉसल ही है। समटाइम्स इन द डेजर्ट, डेजर्ट में क्या होता है जो एनिमल्स मर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो बॉडी है उनकी बॉडी जो है वो प्रिजर्व हो जाती है डेजर्ट में, हॉट डेजर्ट में। हॉट डेजर्ट भी प्रिजर्व करने का बहुत अच्छा साधन है। बैक्टीरिया तो होते नहीं डेजर्ट में जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो गर्मी में क्या है, जब बॉडी रेत के अंदर सैंड के अंदर दब जाती है तो हायर टेम्परेचर जो है बॉडी से वाटर लूज कर देता है और धीरे धीरे जो पूरी बॉडी है वो ड्राई अप हो जाती है। पूरी बॉडी ड्राई अप हो गई और पानी वहां पे है नहीं तो ऑर्गन्स जो है वो बिल्कुल सूख गए हैं और वाटर निकल गया है, बट बॉडी इज एज इट इज प्रिजर्व्ड। ठीक है, अगर इस शरीर को वापस पानी में लाके इसको हाइड्रेट कर दें तो स्वेलअप होके वो बॉडी अपने पुराने फॉर्मेट में आ सकती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का जो है फॉसलाइजेशन है, अनअल्टर्ड फॉसलाइजेशन है, जहां पे देयर इज नो बॉडी चेंज। तो इस तरह से होता है। तो एम्बर भी आप कह सकते हो कि अनअल्टर्ड फॉसलाइजेशन है, कोई बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये फॉसल्स का तरीका हुआ कि फॉसल्स इस तरीके से आपको मिल सकते हैं। ये मेरी जो ऑब्जर्वेशन में प्रिंट, मोल्ड, अनअल्टर्ड, पेट्रिफाइड, ये फॉसल्स मैंने आपको बताए अभी। देन कॉप्रोलाइट इस चार्ट में आप नहीं देख रहे हो, जहां मैंने आपको दिखाया ये कॉप्रोलाइट आप नहीं देख रहे। तो कॉप्रोलाइट जो है वो क्या है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ले, व्हाट इज कॉप्रोलाइट। तो कॉप्रोलाइट्स जो है, कॉप्रो मतलब फीकल मैटर से होता है। दिस इज द फॉसल ऑफ फीकल मैटर, दिस इज द फॉसल ऑफ फीकल मैटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो कॉप्रोलाइट्स हैं, कहीं आप ये मत समझना कि जो कॉप्रोलाइट है वो कोई कॉपर का कोई ओर है या इस तरह से है। तो ये फीकल मैटर है, दिस इज द फीकल मैटर, फॉसल ऑफ फीकल मैटर। ओके, तो बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉसल ऑफ फीकल मैटर यू कैन आइडेंटिफाई कि भी ये एनिमल किस तरीके के फूड को खाता रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक तो ऑब्जर्वेशन होगी, हाउ मेनी काइंड ऑफ फॉसिल्स आर देयर। तो लेट अस सी print, mold, unaltered, petrified and coprolite. These are the fossils. तो जब हम कहते हैं कि कितने तरह के फॉसल है तो आप ये टोटल टाइप्स लिख दोगे कि इतने तरह के, एंड एग्जांपल्स आप बता देंगे। प्रिंट में आपने क्या है, विंग प्रिंट, फुट प्रिंट, ठीक है, लीफ प्रिंट, दीज आर द प्रिंट्स। एंड मोल्ड्स, मोल्ड्स में बी ऑफ मोलस्कन शेल्स, क्रस्टेशियंस, इस तरह के केसेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अनअल्टर्ड फॉसल्स में जैसे आपको एम्बर के अंदर कोई इंसेक्ट मिल जाएगा, कोई मैमथ मिल जाएगा आपको जिसकी पूरी बॉडी प्रिजर्व हो चुकी है आइस के अंदर। इसके अलावा ह्यूमन डेड बॉडीज मिल जाएंगे। एक मैं आपको केस बताता हूं कि 1995-6 के आसपास एक बॉडी मिली एल्प्स माउंटेन रेंज से। एल्प्स माउंटेन रेंज पे ये इसको नाम दिया, 4000 इयर्स पुरानी बॉडी थी और इस पर काफी सारी रिसर्च जो है, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर बनी, डिस्कवरी में वो दिखाई गई थी डॉक्यूमेंट्री, उस टाइम पे मैंने देखी। तो वो जो बॉडी थी उसको नाम दिया साइंटिस्ट ने, उसका नाम था O8Z, O8Z, ठीक है, O8Z नाम था। और O8Z मैं टाइप करके आपको दे देता हूं, O8Z, O8Z, ठीक है। O8Z का मतलब द आइस मैन, ठीक है, इसका मतलब हुआ
आइसमैन। और आइसमैन जो है, ये जो बॉडी हम लोगों को मिली, ये 4000 साल पुरानी बॉडी थी, ठीक है, 4000 ईयर ओल्ड बॉडी। और इसका पूरा ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट कर रहे हैं। क्या क्या उन्होंने देखा कि ये जो लास्ट डे था, इसका लास्ट डे किस तरह बीता होगा। 4000 साल पुरानी बॉडी है और पूरी फुल्ली प्रिजर्व्ड है एल्प्स माउंटेन रेंजेस पे। इवन देखो ट्रेसेस फोरेंसिक साइंस में किस तरह से वो निकालते हैं। उन्होंने उसके गले का ट्रेस लिया और देखा कि गले के अंदर क्या क्या उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की ट्रेसेस मौजूद हैं। तो थ्रॉट के अंदर उसमें मिला, एक तो उनको वो पर्टिकुलर कुछ पोलन ग्रेन्स मिले। इससे ये पता लग गया कि जिस वक्त ये बंदा मरा था उस मंथ का पता चल गया, ठीक है। कैसे पता लग गया कि पोलन ग्रेन जो है वो जस्ट सर्टेन एनवायरमेंट में जिस सर्टेन टाइम पर मौजूद है, एग्जैक्टली दीज मे बी प्रेजेंट व्हेनेवर दैट प्लांट दैट इन्फ्लोरेसेंस विल बी प्रेजेंट। तो वो प्लांट जो है बसंत के मौसम में जो है वहां पे मिलते हैं, ठीक है, जो स्प्रिंग सीजन में। तो स्प्रिंग सीजन में जो है क्या हुआ कि उनको पता लगा कि ये जो पर्सन की डेथ हुई है ये स्प्रिंग सीजन में हुई है। बाकी उन्होंने पता किया कि इट डाइड ड्यू टू द एरो वुंड, जो उसको किसी ने तीर कमान से हमला किया था। इसके अलावा उसने क्या खाया था लास्ट डे, ये भी मतलब उसको पता लगा। कैसे पता लगा? इंटेस्टाइन में, उसके इंटेस्टाइन में जो रिमेन्स थे वो मटन के रिमेन्स थे। कैसे? क्योंकि डीएनए टेस्टिंग ऑफ दैट फ्लैश, बाय दैट यू कैन कंक्लूड कि ये इसने मटन खाया था, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड, ये तो एसोसिएटेड एक तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने बता दी कि भाई ये चीजें फॉसिल्स में उन्होंने पता किया। बट आप जान लीजिए कि ये पुराने फॉसिल्स 4-5 हजार साल तक पुरानी बॉडीज भी वहां मिलती है। आपने मम्मी के बारे में सुना होगा, फिल्म भी बनी है मम्मी के ऊपर, ठीक है। वो तो चलो स्टोरीज अलग है, लेकिन जो ममीज हैं दीज आर द ट्रुथ। ये रियल में बनाई जाती रही, प्रिजर्व की जाती रही है, ठीक है। तो इजिप्ट में जो है ममीज का, ममीफिकेशन का जो प्रोसेस है वो 4000 सालों से भी पहले से जो है वहां पे फेमस है। और ममीज को प्रिजर्व करने के लिए ही बड़े बड़े जो पिरामिड्स बनाए गए, जिसका जितना बड़ा पिरामिड वो उतना बड़ा जो है राजा हुआ करता है, किंग हुआ करता है। तो इस तरह से जो है फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस में एग्जाम्पल ममी भी आ जाता है। तो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था। यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ फॉसिल्स, ट्रेस फॉसिल्स आ गए, मोल्ड्स आ गए, रिप्लेसमेंट आ गए, पेट्रीफाइड फॉसिल्स आ गए। अनअल्टर्ड में आप एक तो आइसमैन ओएडजी का नाम लिख सकते हो, ममीज बता सकते हो आप कि ममीज जो है एग्जाम्पल्स हैं इसके। इसके अलावा प्रिजर्व्ड बॉडीज ऑफ मैमथ, प्रिजर्व्ड बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, ओके। तो ये फॉसिल्स आपको मिल जाते हैं डिफरेंट टाइप के। अभी एक दो फॉसिल है मेरे पास यहाँ पे ना, घर पे भी रखा हुआ है एक दो फॉसिल, तो कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा है, और मुझे आप बता सकते हो किस तरीके का फॉसिल है, ठीक है। तो देखना चाहोगे? भैया किसी का जो है मैसेज नहीं आ रहा है, क्या बात, चैट ऑफ है क्या? जरा भेजो, देखना है क्या फॉसिल? दिखा देता हूँ आपको, एक आध फॉसिल है मेरे पास। यस, हाँ देखना है, देखना है, देखना है, यस सर प्लीज, ओके। तो मैं ना 1 मिनट के लिए जरा कैमरा से गायब होऊंगा, मैं लेके आता हूँ और दिखाता हूँ आपको। मुझे पहले ध्यान नहीं था, अदरवाइज मैं आपको लेके तैयार रखता। तो फॉसिल्स मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, मैं आ गया, देखो। हाँ, तो कैन यू सी दिस? दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस। जरा आइडेंटिफाई करो ये क्या हो सकता है बेटा, लिख के भेजोगे मुझे?
एंड व्हाट काइंड ऑफ फॉसल इज दिस? ये कैसा फॉसल है? ये दिख रहा है आपको कुछ? क्या है ये? पता लग रहा है? नो नो हर्षित, नहीं पता चल रहा है ये किस चीज का फॉसल है? ये मोल्ड है। हाँ, गुड 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 शरण, ये मोल्ड ही है। ये मोल्ड है। आप देखो इसमें बिल्कुल आर पार दिख रहा है, पूरी बॉडी कितने तरीके से इसकी, ये देखो पार दिख रहा है इसमें, है ना? इसमें पार दिख जाएगा, पूरा पार दिख रहा है ये। और ये किस एनिमल का है, कुछ पता लग रहा हो तो देखो, आइडेंटिफाई करो किसका दिख रहा है आपको, आइडिया है? नहीं, ये मोलस्कन मेंबर है, गैस्ट्रोपोडा। दिस इज मोलस्का, ओके। बट देयर इज देयर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी प्रिजर्व्ड? कोई इसमें बॉडी प्रिजर्व पार्ट है या नहीं है? इसमें कोई बॉडी पार्ट प्रिजर्व नहीं है, क्योंकि शेल होगा, शेल के अंदर मड चली गई होगी, और ये देखो पूरा एकदम कैल्सिफाइड सा ये पूरी रॉक बन गई है। एंड ये करोड़ों साल पुरानी चीज होगी कम से कम। दूसरा एक और दे रहा हूं आपको, दिखा रहा हूं, ये तो बिल्कुल और भी ज्यादा पक्के वाला है ना? दिस इज ऑल्सो अ स्नेल, ये भी स्नेल है, मोलस्का है, मोलस्कन शेल है, ओके। दिस इज मोलस्कन शेल, और ये पूरा पत्थर है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये भी मान के चलिए 10-20 करोड़ साल से पुराना नहीं होगा, मतलब इससे ज्यादा ही हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो एक फॉसिल है। एक और मैं इकाइनोडर्म दिखा रहा हूं आपको, जिसके अंदर तो मटेरियल भरा हुआ, लेकिन उसका देखो स्केलेटन बड़ा अच्छे से प्रिजर्व्ड है मेरे पास। ये स्केलेटन देखो यहाँ पे, ये नीचे देखो इकाइनोडर्म की वो आर्म्स आपको दिख रहे हैं। सी अर्चिन है बेटा, ये दिस इज सी अर्चिन, ये दिख रहा है आपको? और ये देखो इसके अंदर पूरा रॉक भर चुकी है। ये जब निकालते वक्त ना माइंस में से ये टूट गया होगा यहां से, ठीक है। तो एग्जैक्टली दीज फॉसिल्स वर गिफ्टेड बाय माय स्टूडेंट। उसके पापा जो है माइंस में काम करते थे, उन्होंने लाके मेरे को दिया था ये। तो ये करीब मान मेरे पास ही ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से लगभग है। और ये देखो पूरा जो है बहुत अच्छे से आप इसमें ट्रेसेस देख सकते हो, उसकी बॉडी के पूरे दिख रहे हैं आपको, आर्म्स जैसी पूरी डिटेल्स आपको पता लग रही है, ओके। तो दीज आर वेरी ओल्ड, मीन ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिस्ट्री को छू के देख रहा हूँ, है ना? तो ये मतलब बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है। तो दीज आर विद मी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और चलो आगे बात करते हैं। तो क्या है बेटे, अभी जो टॉपिक तो समझ आ गया आपको, फॉसिल्स के देखो क्वेश्चंस आते हैं इसी तरह, क्वेश्चन कोई टाइप एग्जांपल पूछे, कॉप्रोलाइट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अच्छा, अब एक बात करते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइमिंग, कैसे पता करें भैया फॉसिल नया है पुराना? तो आपको मैंने बताया, पहले मैंने बताया था कि जो अगर कई बार रॉक वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो रॉक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रॉक वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि सबसे नीचे वाली लेयर में जो फॉसिल होगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, जो लोएस्ट लेयर में होगा दैट इज ओल्डेस्ट, और जो सबसे ऊपर की लेयर में होगा दैट इज न्यूएस्ट। तो क्या करेंगे कि देयर में भी आस्क्ड अ सीक्वेंस के क्या क्या सीक्वेंस है ना, कौन सा नया कौन सा पुराना, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो आप जो देखोगे वो उस तरह से भी बात कर लेना, ओके। वो भी देख लेना कि किस तरह से जो फॉसिल्स के जब क्वेश्चन ही मिलेगा तभी आपको पता लगेगा कि उसमें क्या पूछ रहे हैं, उस तरह से होगा। अब आगे एक और चीज है हमारी, एक और चीज है कि एक तो ये हो गया कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, कार्बन डेटिंग क्या होता है भाई? कार्बन डेटिंग जो है, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी कार्बन की बनी हुई है, तो नॉर्मल कार्बन के साथ बहुत ही रेयर जो अमाउंट है वो रेडियो एक्टिव कार्बन भी मौजूद है। एक लिविंग जो सिस्टम होता है, लाइफ सिस्टम के अंदर उसकी एक अमाउंट होती है, फिक्स होती है, वो अमाउंट हमें पता होती है। एंड देयर इज अ हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 5000 ईयर, रेडियो एक्टिव कार्बन C14। C14 का एक सर्टेन टाइम होता है जब वो हाफ रह जाएगा हमारी बॉडी में, ओके। तो 5000 ईयर में, अब मान लिया मेरे को कोई सैंपल मिला, सैंपल में नॉर्मली 1 ग्राम कार्बन होना चाहिए था फ्रेश में, लेकिन उसमें ½ ग्राम कार्बन मिल रहा है। तो इसका मतलब फॉसल की एज क्या है, कितना पुराना फॉसल है? गिव सम आंसर, कितना पुराना है? इफ वी गॉट ½ ग्राम ऑफ कार्बन
हाफ ग्राम ऑफ कार्बन इंस्टेड ऑफ 1 ग्राम, तो हाउ मच ओल्ड इज दिस? एनी आंसर्स? कितना पुराना है? 5000 साल में कार्बन आधा रह जाता है, हाफ रह जाता है। तो अभी 1 ग्राम था, 1 ग्राम रियल में होना चाहिए, एंड जस्ट मुझे आधा ग्राम सैंपल के अंदर मिल रहा है, तो हाउ मच? डेफिनेटली यशिका, गुड, वेरी शार्प, 5000 ईयर्स, वेरी गुड। ठीक है, अगर आधे का आधा रह जाए तो इट इज 10,000 ईयर ओल्ड। और इस तरह बेटा करते करते होता क्या है कि 40,000 ईयर्स से ज्यादा का फॉसल हम कार्बन डेटिंग से पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग से हमारी रेंज है, लिमिट है कि 40,000 ईयर्स से ओल्ड फॉसल्स हम कार्बन डेटिंग से पता नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा पुरानी रॉक्स वगैरह का जो पता करना होता है तो यूरेनियम डेटिंग करते हैं। ठीक है, और 40,000 से ज्यादा पुराना हो तो उसके लिए आर्गन डेटिंग का सहारा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आर्गन डेटिंग भी होती है, लेकिन नॉर्मली जो फॉसल्स को पता करने में, जो एनिमल प्लांट फॉसल्स हैं, उनके लिए हमारा काम जो है कार्बन डेटिंग से चल जाता है, क्योंकि लगभग इसी एज के जो है ये मिल जाते हैं हम लोग को। ओके, तो ये बात है। बोल्टवुड वाज दैट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस मेथड ऑफ कार्बन डेटिंग। बोल्टवुड, BOLTWOOD, बोल्टवुड ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये हमारे फॉसल वाला जो चैप्टर है, फॉसल वाला पार्ट है, यहाँ पे खत्म होता है। एक और चीज आपको बता दूं, कुछ और एविडेंस भी होते हैं, जैसे कहेंगे आप लिविंग फॉसल्स। तो व्हाट आर लिविंग फॉसल्स? exactly those species which are just 1 or 2 species living, they are called as living fossils. जैसे आप जो लंग फिशेस है उनको भी लिविंग फॉसल्स में भी रख सकते हो। इसके अलावा आप जो है जो कुछ कनेक्टिंग लिंक्स है, कुछ एक केसेस और है, जैसे आप देखोगे नियोपलाइना, ये लिविंग फॉसल में आप रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और है लिम्यूलस। लिम्यूलस हॉर्सशू क्रैब जिसको कहते हैं, तो हॉर्सशू क्रैब भी जो है वो लिविंग फॉसल है। तो ये नंबर ऑफ स्पीशीज बेटा एक आध ही बचे हुए हैं, इसलिए इनको लिविंग फॉसल कहते हैं। तो लिविंग फॉसल हमें ये बताते हैं कि पास्ट में लाइफ कैसी थी, जैसे हमें ये बता देते हैं अपने जो फॉसल्स हैं। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे क्या रह गया बताने का, ये हो गया फॉसल्स का, हो गया लिविंग फॉसल्स बता दिया मैंने। कनेक्टिंग लिंक, हाँ एक ट्राइलोबिट्स, ट्राइलोबिट में बताने का सोच रहा था आपको। आर्थ्रोपोडा में ट्राइलोबाइट्स आर द फॉसल्स, ट्राइलोबाइट फॉसल्स हैं। आर्कियोप्टेरिक्स भी फॉसल है, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का आपको बता रखा है, तो आर्कियोप्टेरिक्स इज अ फॉसल। और ट्राइलोबिट इज अ फॉसल। ट्राइलोबिट कौन है? दे आर द रिमेन्स ऑफ मोलस्का, सॉरी आर्थ्रोपोडा, प्रेजेंट इन पास्ट लाइफ। और पास्ट लाइफ कब? कैम्ब्रियन वाला फेज जो है उस टाइम पे। ठीक है, ये उस टाइम पे जो है प्रेजेंट थे। राजासोरस इज अ डायनासोर, इंडिया से मिला, उसका स्कल मिला है, तो दैट इज ऑल्सो मीन ये पेट्रीफाइड फॉसल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो राजासोरस इज द स्पीशीज। राजा नाम इसलिए दिया बिकॉज भारत जो है हमारा देश वो राजाओं का देश रहा, तो इसलिए नाम रख दिया उस डायनासोर का राजासोरस, गुजरात से मिला था। ठीक है, कहीं बुक में भी अपने ये डायग्राम था पुराने एनसीईआरटी बुक में, तो ये था। ओके, अभी बात समझ में आ गई सभी को। फॉसल जो है वो हम कर चुके, पूरा डिटेल हमारी फॉसल्स पे हो चुकी है। लिविंग फॉसल्स जो है ये भी बता चुका हूं मैं आपको, कनेक्टिंग लिंक्स बता चुका हूं आपको मैं। जो बाकी के केस होमोलॉगी, एनालॉगी, वो सारा कारोबार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये तो पता लग गया मुझे कि भैया इवोल्यूशन तो हुआ है। ठीक है, इसके सबूत है हमारे पास, इसके जो सैबुटेज है उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, चाहे वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो, चाहे वो एटाविज्म हो, कुछ भी हो, और अबव ऑल फॉसिल्स तो है ही हैं। तो ये सारी चीज से हमें पता लगता। बेटा एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर डायनासोर के फॉसल ना मिले होते तो डायनासोर जैसे एनिमल पे आप बिलीव ही ना करते कि वो होता भी था। ठीक है, एग्जैक्टली साइज इतना बड़ा है, एग्जैक्टली वो इतने ज्यादा बड़े साइज के जाइंट साइज थे कि वो हमारे इमेजिनेशन के बाहर होते थे अभी। लेकिन एक और चीज बता दूं कि लार्जेस्ट एनिमल, अच्छा ये क्वेश्चन ही है, चलो बताओ मेरे को, लार्जेस्ट एनिमल एवर लिव्ड ऑन द अर्थ अब तक का,
सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? आपकी चैट नहीं आ रही बिल्कुल भी आज, है ना? आज चैट नहीं आ रही है ना? बताओ, एनी आंसर्स? लार्जेस्ट एनिमल एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, अभी तक का। क्लास ओवर होने वाला है। टी-रेक्स? नो नो शरण, नो, टी-रेक्स नहीं है। टी-रेक्स से बड़े तो और डायनासोर थे, डिप्लोडोकस, ब्रेंटोसॉरस, हर्बीवोर बड़े थे, उससे टी-रेक्स से 4 गुना बड़े थे वो। दिस इज ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल अभी भी होता है, 35 मीटर लॉन्ग, ठीक है? तो 100 टन से भी ज्यादा वजन वाले हैं ये, और 30-40 मीटर लंबे होते हैं, और दीज आर द लार्जेस्ट एनिमल एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। अच्छा, एक और बता दूं, एक सही जानकारी आपको, कि जो इन्वर्टिब्रेट्स में, अमंग इन्वर्टिब्रेट्स लार्जेस्ट इज कौन सा है? जाइंट आर्कीट्यूथिस, जाइंट स्क्विड जिसको कहा जाता है। ये बड़े बड़े शिप्स को पलट देता है। कभी कभी किसी पायरेट्स वाली जो मूवीज है ना, कैरेबियन सी वाले, उसमें आपने देखा होगा, ठीक है? वो सच्ची में ऐसा जानवर होता है जो किसी पूरे शिप को पलट दे। तो बट वो उसके लिविंग बॉडीज नहीं मिलते। हाँ, डेफिनेटली जाइंट आर्कीट्यूथिस। ओके, तो जाइंट आर्कीट्यूथिस हर्षित यही है। तो ये एनिमल्स जो है ना बहुत ज्यादा बड़े हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन है। अभी लिविंग में आज तक का सबसे बड़े ब्लू व्हेल्स हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपके लैंड पे सबसे बड़े एनिमल्स कौन है आज तक, मतलब अभी प्रेजेंट लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स अभी सबसे बड़े कौन है? नहीं मालूम? नो, जिराफ नहीं है। इट इज अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट सबसे बड़े होते हैं साइज में, ठीक है? तो अफ्रीकन एलिफेंट सबसे बड़े हैं। और कार्निवोर्स में सबसे बड़े एनिमल्स कौन है लैंड पे? लार्जेस्ट लैंड कार्निवोर बताओ। क्या एशियाटिक लॉयंस हैं? नहीं, नहीं पता। दीज आर आर्कटिक बेयर। पोलर बेयर सबसे बड़े होते हैं, ठीक है? पोलर बेयर टेरेस्ट्रियल केसेस में सबसे बड़े हैं, ठीक है? यशिका ने सही आंसर दिया है, थोड़ा देर में दिया। चलिए ठीक है, ओके। तो बेटा ये अपना टॉपिक यहाँ पे ओवर हो रहा है। अब आगे जो है देखो, पूरा चैप्टर एक कहानी है, और पूरे चैप्टर में पूरा जो है पूरा 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 आप कह सकते हो कि पूरा डिटेल में पूरी वकालत है, ठीक है? अभी वकालत का एक चैप्टर और रह गया है जिसमें हम लोग थ्योरीज की बात करेंगे। और थ्योरीज हैं, अलग अलग लोगों की थ्योरीज हैं। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन की बात होगी, और थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में आपको मिलेगा जो है डार्विन से सामना होगा, साथ में जो है आपको लेमार्क से बात होगी, ठीक है? इसके अलावा जो है आपको एक दो लोग और हैं जिसमें जो है जम प्लाज्म थ्योरी वाले, और दूसरा आपके जो है एक मेंबर और है जो आपको हैकेल, सॉरी ये क्या नाम है उनका, कौन सी थ्योरी है, म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डी वरीज वाले हैं, ठीक है? तो ये सारे मिलेंगे आपको। इन सब के बारे में टोटल 6 थ्योरीज पे हम लोग बात करेंगे। 6 को मिलाकर के फाइनली हमारे पास, हाँ, HMS बीगल वाली एग्जांपल आएगी बेटे। HMS बीगल तो वो है ना, डार्विन का कहानी में है, ठीक है? डार्विन की बात करेंगे, ठीक है? कल मैं आपको वो बुक भी दिखाऊंगा जो डार्विन ने लिखी थी, वो मेरे पास है, ठीक है? उसकी कॉपी मेरे पास है, वो वाली नहीं है, कॉपी मेरे पास है। तो दैट कॉपी वी विल सी। यानी कि कौन सी बुक है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जो थ्योरीज उन्होंने दी है, तो आई विल शो यू दैट बुक ऑल्सो, ठीक है? तो ये मेंबर्स, ये चारों पांच जो 6 की 6 थ्योरीज पे बात हम लोग करेंगे, है ना? लेमार्क है, डार्विन है, जम्प्लाज्म है, और आपका जो है म्यूटेशन थ्योरी है। एंड देन दोनों का फ्यूजन, न्यू लेमार्किज्म एंड न्यू डार्विनिज्म। बीच में कहाँ झगड़ा है, कैसे उसको खत्म किया गया है, कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके बाद बस जो है लास्ट में हमारा
स्पीसिएशन वाला टॉपिक रह जाएगा और ह्यूमन एवोल्यूशन पे बात रहेगी, है ना। और एक जो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का छोटा सा टॉपिक है, और ये आपकी यूनिट ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मिलते हैं कल। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में टाइम ओवर ही हो रहा है, तो कल मिलते हैं, कल इस पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।